नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। क्या मोहन भागवत के और मोदी के झगड़े इस हद तक बढ़ गए हैं कि मोहन भागवत कुछ सांसदों को इस्तीफा देने की बात कह सकते हैं? क्या ये लड़ाई देश को एक मध्यावधि चुनाव की तरफ ले जा सकती है? संजय जोशी आखिर किस भूमिका में आने को तैयार हैं? क्या वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे या राष्ट्रीय कार्य समिति के अंदर उनको लाया जाएगा? इतने ज्यादा पेच है संघ के और भाजपा की राजनीति पे कि जितनी कहानियां आप सोच सकते हैं उससे ज्यादा षड्यंत्र अब इस समय बुने जा रहे हैं। ये सारी बातें की हैं महाराष्ट्र में सीनियर जर्नलिस्ट नागपुर से राजीव रंजन जी, मेरे साथ शो करते हैं। बेहद जानकार हैं और संघ के पास से उन्होंने कुछ विस्फोटक जानकारी जुटाई। जब उन्होंने फ़ोन पे मुझे बताई तो मैं ठंड के मौसम में 3 डिग्री में बैठा हुआ हूँ मैं चकराता में, और बहुत सुंदर होटल है ये एक, उसमें बैठा हुआ हूँ उत्तरायण नाम के होटल में, और मुझे उनकी बातें सुन के गर्मी आ गई। मैंने कहा यार कुछ शो करना चाहिए। तो मैं आपको ले चलता हूँ बिना किसी और ज़्यादा डिटेल्स के बाद। ये बात सही है कि अगर जेपी नड्डा ने वो बात नहीं कही होती कि हमें संघ की ज़रूरत नहीं है तो ये लड़ाई यहाँ तक आती नहीं। बहुत ज़बरदस्त, बहुत भयंकर ज़बरदस्त खुलासे हैं। मेरी रिक्वेस्ट है पूरी बातचीत सुनिएगा। चलते हैं राजीव रंजन जी के पास। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्वाइन करना ना भूलें। चलिए राजीव जी की बात सुनते हैं। 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क पे स्वागत है राजीव भाई। 3 डिग्री टेम्परेचर में बैठा हूँ चकराता में, लेकिन आपने खबर ऐसी सुनाई कि गर्मी आ गई मेरे अंदर। ये संघ के अंदर की खबरें जो आप निकाल के लाते हैं ना, भूचाल मचा देती हैं। आपने सही बताया कि ऑर्गेनाइजेशन में शायद एक मोहन भागवत के खिलाफ टाइप की कोई खबर का छपी, संघ में भूचाल आ गया है। ये मोहन भागवत को घेरने की जो मोदी जी की रणनीति थी, आप बता रहे तूफान मचा रही, यानी मोहन भागवत भी अड़ते हुए नजर आ रहे हैं संजय जोशी को। ये बार बार नाम चल जाता है ना, बने या ना बने, लेकिन ये जो नाम चल रहा है यही मोदी जी का ब्लड प्रेशर हाई कर देता होगा। क्या लग रहा है आपको कि इस बार दांव कहां से कहां तक पहुंचेगा? इस बार मामला आर पार का कर देंगे क्या? संजय जी देखिए, एक कहावत है अंग्रेजी में कि फर्स्ट दे इग्नोर यू, देन दे लाफ एट यू, देन दे फाइट विथ यू एंड देन यू विन। ये महात्मा गांधी जी ने कहा था कि पहले वो आपके ऊपर में आपको इग्नोर करेंगे, फिर आप पे हंसेंगे, फिर आपसे लड़ेंगे और बाद में आप जीत जाओगे। आप याद कीजिए, ये संजय जोशी की न्यूज जो है ये इसी मंच पे हम लोगों ने 4 पीएम पे ब्रेक की थी। और जब ये न्यूज ब्रेक किया था संजय जी, उस वक्त में बहुत सारे यूट्यूब चैनलों ने मखौल उड़ाया था, मजाक उड़ाया था कि ये कभी संभव नहीं है और ये गलत न्यूज है। मैं ये बता देना चाहता हूं कि ये हमारी बहुत बड़ी जीत है कि आज पूरा भारतवर्ष जो है वो नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत के बीच में परस्पर जो संघर्ष चल रहा है, जो अंतर्द्वंद चल रहा है, उस पे जो है वो बातचीत कर रहे हैं। तो पहले आपको इग्नोर किया गया, आपका हंसी मजाक उड़ाया गया, और आज देखिए पूरा भारत वही न्यूज पे चर्चा कर रहा है जिस बात को 3 महीने पहले हमने 4 पीएम के मंच पे उजागर किया था। संजय जी, इस बात की, इस द्वंद की, इस प्रतिस्पर्धा की जो नींव है, ये उसी दिन इसके बीज बो दिए गए थे जब नागपुर में मोदी जी आए थे और गडकरी जी जो संघ के प्रिय हैं, संघ प्रिय हैं, वो उनसे मिलने भी नहीं गए थे। ये न्यूज भी हम लोगों ने 4 पीएम पे ही ब्रेक किया था और सबसे उसके पहले बाद जाके जी आपने बताई। उसके बाद जाके बाकी सारे चैनलों ने इस चीज को फॉलो किया। तो ये जो लोग बार बार कहते हैं कि भाई आपको समझ नहीं है राजनीतिक, भाजपा और आरएसएस एक ही है, इनके बीच में कोई द्वंद नहीं है, मुझे ये कहना है कि देखिए आज की डेट में यदि नरेंद्र मोदी के जगरनॉट को, नरेंद्र मोदी को यदि कोई रोक सकता है पूरे भारत में, तो वो विपक्षी पार्टियों में दम नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ मोहन भागवत जी के अंदर में है। आप एक बात को समझिए, मोहन जी भागवत ने जब ये कहा था कि प्रतिस्पर्धा होना अच्छी बात है, परंतु प्रतिस्पर्धा में झूठ बोलना, छल कपट से मुकाबले को जीतना, ये अच्छी बात नहीं है। उसी समय उन्होंने इशारा कर दिया था कि जिस तरीके के टूल्स यूज किए जा रहे हैं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष पद पे बैठे हुए नेतागण जो है वो मोदी जी के नेतृत्व में भारत की राजनीति को जिस तरीके से मोड़ना चाह रहे हैं और जिस तरीके से पूरा एक छत्र मीडिया पे अधिकार करके, सारी सरकारी संस्थाओं पे एक छत्र अधिकार करके जिस तरीके से प्रजातंत्र को धकेलना चाह रहे हैं, वो चीज जो है
वो मोहन जी भागवत को नागवारा गुजर रही थी। आप कितना भी आरएसएस की विचारधारा को अपोज कर लें, आप उसके अपोज जाए, मैं भी अपोज करता हूं, बहुत स्ट्रांगली अपोज करता हूं, परंतु आज की डेट में ये एक सच्चाई है कि आरएसएस ही केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष पे बैठा हुआ जो नेतृत्व है, उसमें यदि कोई बदलाव करने के लिए पूर्ण जोर से प्रयास कर रहा है, या जो सशक्त रूप से प्रयास कर रहा है, वो सिर्फ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके अंदर बैठे हुए मोहन जी भागवत हैं। और आज ये 4 PM की बहुत बड़ी जीत है कि जिस न्यूज को हमने बार बार 4 PM पे ब्रेक किया, आज दूसरे चैनल्स और खास तौर पे ये बकरी गैंग के सदस्य जो बाकी यूट्यूब चैनल चलाने वाले हैं, मैं करने वाले, वो लोग इन न्यूज को फॉलो कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी जीत है 4 PM की। मैं आपको बता देना चाहता हूं संजय जी, जितने भी 8-9 टॉप लेवल पे बैठे हुए संघ के लोग हैं, उन सारे लोगों का एक ही विचार है, मार्क माय वर्ड्स, मैं आज दोहरा रहा हूं, आप बोलोगे आगे भी दोहराऊंगा, पहले भी दोहराया है कि नरेंद्र मोदी जैसे ही 75 वर्ष के हो जाते हैं, जो नियम उन्होंने स्थापित किया था दूसरे नेताओं के लिए, वही नियम उनको फॉलो करना पड़ेगा। नंबर 1 ये। नंबर 2 ये कि अमित शाह जो नरेंद्र मोदी की पसंद है, वो आरएसएस की नंबर 1 पसंद नहीं है मोदी जी को रिप्लेस करने के लिए, ठीक है। नंबर 3, आरएसएस ये चाहता है कि 2025 में 100 साल आरएसएस के स्थापना के जो है वो हो जाएंगे, तो ये बहुत धूमधाम से मनाना चाहता है। तो एक ऐसी उनके मन में इच्छा है, आकांक्षा है कि महाराष्ट्र से और खासतौर पे महाराष्ट्रियन ब्राह्मण जो है वो कोई इस देश को लीड करे। मैं बार बार इलेक्शन के पहले बोलता आ रहा था कि देवेंद्र फडणवीस को बार बार आरएसएस जो है पूर्ण जोर से बढ़ा रहा है, और उस टाइम में भी बाकी यूट्यूब चैनल्स बोल रहे थे कि नहीं नहीं, उनकी राजनीति जो है वो हाशिए पे चली गई है। आज सब देख रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस की जो ताकत है, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ये सोच कि महाराष्ट्र की बागडोर जो है वो एक महाराष्ट्रियन ब्राह्मण के हाथ में होना चाहिए, और खासतौर पे आरएसएस का जो 100वां साल है, इस साल में महाराष्ट्र जहां पे इनका हेडक्वार्टर है, उसकी बागडोर जो है एक महाराष्ट्रियन ब्राह्मण चलाए। उस विचारधारा के अंतर्गत, वो उसी सोच के अंतर्गत आकर ही देवेंद्र फडणवीस जी का नाम लिया गया। आप याद कीजिए कितने दिनों बाद सीएम के शपथ की बात की गई, इस दौरान कितने मैसेजेस सर्कुलेट किए गए सिस्टम में कि ये बनने वाले हैं, कोई वो बनने वाले हैं, पर हर बार जब भी आपने मुझसे पूछा, मैंने यही कहा कि देवेंद्र फडणवीस ही बनेंगे। उनका नाम सील हो गया, उनका नाम स्टैंप हो गया है, क्योंकि मैं ये आरएसएस की विचारधारा को बहुत अच्छे से समझता हूं और मैं ये जानता हूं कि वो क्या चाहते हैं। तो मार्क माय वर्ड्स, यदि नरेंद्र मोदी के लिए फ्यूचर में कोई चैलेंज है, तो वो विपक्षी पार्टियों से चैलेंज नहीं है, वो चैलेंज 2 तरफ से आता है। एक है नीतीश और नायडू का जो गठबंधन है उससे, और दूसरा जो है वो आता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से। बाहरी लड़ाई इनको नीतीश और नायडू को एक साथ रखने के लिए लड़नी है मोदी जी को, और अंदर की लड़ाई, अंदरूनी लड़ाई जो है वो मोहन जी भागवत और उनके खेमे में जो लोग बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर्स उनकी बातों को मानते हैं, सुनते हैं, उनको कैसे उनपे जो है अपना ये किया जाए, उनके विचारों को कैसे चेंज किया जाए, ये अंदरूनी लड़ाई जो है, ये दूसरी लड़ाई है। जी संदेश। अरे ये कैसे गलती कर गई मोदी एंड पार्टी, मोदी की टीम। जेपी नड्डा चुनाव से पहले अगर ये बवाल ना काटते, ये ना कहते कि हमें संघ की जरूरत ही नहीं है, हम अब ताकतवर हो गए, तो शायद ये लड़ाई इस हद तक पहुंचती नहीं। ये तो किसी की सत्ता को एकदम चुनौती कर दे देना है, मतलब उसके अस्तित्व को ही नकार देना, उसकी हैसियत खत्म कर देना। अरे यार तुम क्या कर लोगे, हम तुम्हारे बिना बहुत तेरे काम चला लेंगे। ये जो भाव है ना कि हम क्या कर लेंगे, हम तुम्हारे बिना काम चला लेंगे, ये चैलेंज मुझे लगता है कि दिल पे जाके लगा है नागपुर के, कि यार ये तो पूरी संस्था को ही चैलेंज कर दे रहा बंदा। मतलब अगर आदमी संघ कहता है संघ, यार संघ की औकात क्या, संघ की हैसियत क्या। दूसरी बात कि अगर ये राजीव की सीटें आ जाती 400, तो वाकई में ढक्कन बन जाते हैं। होता है मोहन भागवत की सिक्योरिटी जो मिली है वही वापस कर दी जाती है, भाई तुम संघ के प्रमुख को, तुम्हें सिक्योरिटी की जरूरत क्या, आराम से नागपुर के अंदर बैठो, अगला संघ प्रमुख भी हम बताएंगे कौन होगा, तुम्हारा नहीं चलेगा, ये भाव आ जाता। तो क्या लगता है वो जेपी नड्डा का बयान दिल पे जाके लग गया, और फिर उसी के बाद में अब हम तुम्हें बताते हैं, आओ जाओ फिर मैदान में, ऐसी कोई भाव हो गया क्या? संजय जी, जेपी नड्डा ने क्या अपने दम पे वो बात बोल दी थी? ये बात जो मैं आपको बता रहा हूं, ये बात 5वें
ये जो जेपी नड्डा ने बोला था, ये 5वें दौर की, जहां तक मुझे याद आ रहा है, मतदान के पहले बोला था। परंतु मैंने आपको जैसे बताया कि जो बीज जो है वो बो दिए गए थे उसी दिन, जिस दिन गडकरी साहब नरेंद्र मोदी से नागपुर में मिलने नहीं गए, उसी दिन जो है काफी कुछ संदेश जो है नरेंद्र मोदी को दे दिया गया था। और उसके पीछे कारण भी है। आप ये कारण समझिए कि आरएसएस का ये मानना है कि जो नियम सबके लिए है वही नियम नरेंद्र मोदी के लिए भी है। नरेंद्र मोदी क्यों एक्सेप्शनल रहेंगे? भाई नरेंद्र मोदी ने इस नियम में हामी भरी, यार हामी क्या, उन्होंने ही नियम बनाया, उन्होंने ही पेशकश की थी संघ को कि 75 साल तक ही कोई आदमी जो है वो एक्टिव पॉलिटिक्स में रहेगा, उसके बाद में मार्गदर्शक मंडल में जाएगा। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये बोलना बिल्कुल सही है कि भाई आप 75 साल को जाओगे तो आपको कैसे एक्सेप्शन दे दें, ये तो आपका ही बनाया हुआ नियम है। तो ये दोहरे मानसिकता और दोहरे नियमों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई विश्वास नहीं है। और आरएसएस ने तो अंदर ही अंदर खोज और तलाश भी शुरू कर दी है कि किसके हाथ में कमान दी जाए। यदि ये मानने को तैयार नहीं हो तो विरोध का बिगुल जो है वो कौन बजाए, कैसे बजाया जाए। देखिए, इस बात को ध्यान रखिए, ये है अभी भी 240 पे ही, 272 पे नहीं है। ये नायडू जी और नीतीश जी के उपकार के ऊपर में डिपेंडेंट है। और यदि 30 से 40 अगर इनके एमपी इस्तीफा दे देते तो कहानी खत्म है। फिर आप लगाते रहो ईडी की और सीबीआई की और दुनिया भर की इन्वेस्टिगेशन लगाते रहो, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। एक बार सत्ता आपके हाथ से गई तो आपको क्या लग रहा है, ये ईडी और सीबीआई के ऑफिसर जो है या अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी की बात को उसी तन्मयता से मानेंगे जिस तन्मयता से अभी मान रहे? आई मीन, आई हैव माई डाउट्स। तो ये पूरी की पूरी जो कवायद है, ये पूरी की पूरा जो संघर्ष चल रहा है वो इसी बात के लिए चल रहा है। देखिए, आरएसएस को भी मालूम है कि उसके पास में बहुत ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स नहीं है, ठीक है, परंतु एट द सेम टाइम नरेंद्र मोदी को यह मालूम है कि आरएसएस के प्रति निष्ठा रखने वाले, मतलब इतने तो उनके पास में एमपीज हैं कि जिस दिन वो ठान ले उस दिन ये सरकार गिर सकती है। तो मेरी बात को समझिए। और मैं आज एक और आपको बात बताता हूं जो सुन के बाद में दूसरे चैनल्स फॉलो करेंगे। वो बात यह है कि बहुत जल्दी इस देश में हो सकता है मध्यावधि चुनाव की घोषणा करने की भी संभावना है। ऐसी भी बातें चल रही है कि यदि इस्तीफा नहीं दिया इन्होंने, जो मैंने आपको बताया कि यदि इस्तीफा नहीं दिया नरेंद्र मोदी ने, तो हो सकता है ये सुबुगाहट है कि भाई हो सकता है इनके 20, 25, 30 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो इस्तीफा दे दें, ठीक है। पर अभी उसमें समय, जी बिल्कुल, जिनकी निष्ठा संघ के साथ में, संघ भी इनको एक बार वंस एंड फॉर ऑल ये समझा देना चाहता है कि पितृ संघ मातृ संघ ही रहता है। और आप कितने भी बड़े लीडर हो जाओ, कितने भी बड़े अपने आप को स्टेट्समैन समझने लगो, बट जो आपकी पितृ संस्था है उसके प्रति निष्ठा और उसकी बातों को फॉलो करना, उसकी बातों को सुनना जो है ये अनिवार्य है। ये पहला रूल है, ये रूल ब्रेक नहीं हो सकता है। तो आप इस बात को समझिए। अभी इसमें टाइम है, सितंबर में नरेंद्र मोदी का वो 9-10 महीने हैं। तो मैं आज आपको बता रहा हूं कि आने वाला 2025 जो है ये सेकेंड हाफ में काफी कुछ पॉलिटिकल टर्मोइल लेके आने वाला है। बिहार में इलेक्शन अक्टूबर या नवंबर में है, सितंबर में नरेंद्र मोदी जी का बर्थडे है। दोनों ही चीजें अस्थिरता की सिचुएशन को पैदा कर सकती है। वहां नीतीश जी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं या मोहन जी भागवत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो देखने वाली बात जो है वो सितंबर अक्टूबर का महीना, यानी सितंबर ऑनवर्ड्स आप समझ लीजिए, अगस्त सितंबर ऑनवर्ड्स भारत की राजनीति में बहुत ज्यादा उथल पुथल होने वाली है। जी संजय, ये बड़ी भयंकर बात बता दी, तूफान मचाने वाली बात बता दी। बात सही है कि अगर संघ इस हद तक, अच्छा मोदी जी भी तो मौका नहीं छोड़ रहे हैं। आप गोदी मीडिया के वो चैनल देख लीजिए जो टॉयलेट भी नहीं जा सकते कि अगर हरीन जोशी का फोन आ जाए, हरीन जोशी कह दे कि बेटा चौधरी 2 घंटे तक टॉयलेट मत जाना, चौधरी साहब खड़े रहेंगे, टॉयलेट नहीं जा सकते। सब जानते हैं, देश जानता है कि गोदी मीडिया के किसी चैनल में किसी में हिम्मत नहीं है कि बिना बॉस के पूछे कुछ चला दें। उन्हीं चैनलों पर बैठकर, उन्हीं गोदी मीडिया के चैनलों पर बैठ के मैंने देखा मोहन भागवत की मजाक उड़वाई जा रही थी। कुछ संत इकट्ठे करके बैठा दिए गए और मोहन भागवत की मजाक उड़ा रहे थे, अब तो ये हिंदू नहीं रहे, इनके दिमाग खराब हो रहे, इस तरह का भाव आ रहा था कि भाई उन्हें बयान क्या दे दिया कि मस्जिद के नीचे बार बार खुदाई नहीं होनी चाहिए, इस तरह की नई माहौल बनना चाहिए। उसके बाद मोहन भागवत की ऐसी तेजी करने में जुट गए वही गोदी मीडिया के चैनल जो साहब की मर्जी के बिना
का भी नहीं बोलते थे। तो मोहन भागवत को क्या पता नहीं होगा, क्या उनका नेटवर्क नहीं पता होगा कि यार ये सारे सारे गोदी मीडिया के चैनल बैठ के वो बड़े साहब के इशारे में हमें बदनाम कर रहे हैं, हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। तो क्या लड़ाई इस लेवल तक बढ़ सकती है कि आप जो कह रहे हैं कि देश में मध्यावधि चुनाव तक भी बात जा सकती है? देखिए, मैं ऐसी हवा में बात नहीं कर रहा हूं, बात मैं बता रहा हूं, बहुत पुख्ता सोर्सेस से पता चला है कि इस बार संघ जो है आर पार की लड़ाई के लिए तैयार है। ये बहुत हो गया, 10-11 साल जो है मोदी जी के हाथ में सत्ता दी गई है, मोदी जी को एक तरफा छूट दी गई है कि आपको जैसा चलाना है वैसा चलाइए, और मोदी जी ने चलाया। परंतु नियम तो नियम है, जो नियम बाकियों ने फॉलो किए, चाहे मुरली मनोहर जोशी हो, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी हो, चाहे सुमित्रा ताई महाजन हो, है ना, बड़े बड़े लीडर्स ने जिस नियम को फॉलो किया, वो लीडर्स जो है वो नियम जो है वो नरेंद्र मोदी पे क्यों नहीं एप्लीकेबल होंगे? भारतीय जनता पार्टी कोई नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई पार्टी नहीं है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी को शुरुआत करने में लाल कृष्ण आडवाणी ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी, परंतु वो भी चुपचाप मार्गदर्शन मंडल में चले गए। जब संजय जोशी ने लाल कृष्ण आडवाणी से इस्तीफा मांगा था, ये कहा था कि आपके जिन्ना पे दिए हुए बयान से संघ जो है वो पूरी तरीके से हामी नहीं भरता, उसमें वो समर्थन नहीं करता है, तो लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेता को इस्तीफा देना पड़ा। तो आप इस बात को समझिए कि भाई जिस व्यक्ति ने पार्टी शुरुआत करने में इतना अहम रोल प्ले किया था, लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी, इन लोगों ने तो पार्टी खड़ी की है। विजय माते सिंधिया, इन मतलब विजय राजे सिंधिया और ये उनकी जो बेटी है, इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो अगर वो सारे लोग फॉल इन लाइन हो सकते हैं, तो फिर नरेंद्र मोदी क्यों नहीं फॉल इन लाइन होंगे? भाई, बनाया हुआ नियम तो उन्हीं का है। और आप जहां तक मीडिया की बात कर रहे हैं संजय जी, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि ये सिर्फ एक कोई हिंदी मीडिया का नहीं है कि सुधीर चौधरी ये कर रहे हैं। ढूंढ के लाइए वो अर्णब गोस्वामी को, जो बात बात पे कहा करता है, पूछता है भारत, पूछता है भारत, दिस नेशन वांट्स टू नो। कितनी स्टोरीज उसने रन की, उसको पूछिए कि कितनी उसने एंटी गवर्नमेंट स्टोरीज, एंटी एस्टैब्लिशमेंट स्टोरीज रन की है। पूछिए उससे कि न्यूज की प्राथमिकता को व्यूज की प्राथमिकता ने जो है मोदी जी के आते ही कैसे ले लिया है। ये जो है, ये एक ट्रेंड जो है कि मीडिया जो है वो पीएमओ द्वारा संचालित हो रहा है। ये कोई एक हिंदी मीडिया का भाग नहीं है। इसके अंतर्गत अंग्रेजी मीडिया जो है और ज्यादा चरण वंदना कर रहे हैं, और ज्यादा जो है वो स्तुति गान में लगे हुए हैं। मैं आज आपको बता रहा हूं कि इस देश को एक नहीं 1000 कुणाल कामरा की जरूरत है, जो पूछे ये सारे गोदी मीडिया के एंकरों को पकड़ पकड़ के, जहां भी मिले, रेस्टोरेंट में मिले या हवाई जहाज में मिले, उनसे ये सवाल करें कि साहब मीडिया तो एंटी एस्टैब्लिशमेंट होता है, तो ये मोदी जी के आते से ही ये मीडिया का डेफिनेशन कैसे चेंज हो गया? आप जो है, और ये इतने भयानक प्रो एस्टैब्लिशमेंट है कि ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसकी ये चरण वंदना करते आए थे आज तक, वो भी यदि मोदी जी के अगेंस्टमेंट को जाता हुआ दिखता है तो ये जो है उसकी भी निंदा करनी शुरू कर देते हैं। इसका अर्थ ये है कि सत्ता के अंदर में कुछ ऐसी ताकत है, उनके हाथ में इनकी कुछ ऐसी मजबूरियां हैं, कुछ ऐसी चाबियां हैं इन चैनलों के मालिकों की, इन चैनलों के एंकरों की, कि वो जब चाहे वैसी चाबी भर दे। तो मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, परंतु मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मीडिया जो है वो पूरी तरीके से जो है वो मोदी जी जैसा चाहे, जैसा बताए वैसा ही लिखने और वैसा ही अनुसरण करने के लिए जो है विवश है, क्योंकि इनके मालिकों के कुछ ऐसे कारनामे इनके हाथ में है, सरकार के हाथ में है, कि जिसको ये बोले ये उसके अगेंस्ट में न्यूज चलाना शुरू कर दें। मीडिया की परिभाषा हमेशा से एंटी एस्टैब्लिशमेंट रही है। ये 2014 के बाद से ही एंटी एस्टैब्लिशमेंट की भाषा प्रो एस्टैब्लिशमेंट बन के रह गई है, और न्यूज जो है वो मायने नहीं रखता, व्यूज मायने रखता है। इस विचारधारा ने जो है बहुत तेजी से जो है मीडिया के अंदर में जो है अपना प्रवेश जो है वो कर लिया है। जी संजय जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और एक बहुत बड़ी हिंदी मीडिया की वेबसाइट है पत्रकारों के लिए, खास तौर से भड़ास, भड़ास फॉर मीडिया, यशवंत सिंह उसके वो जो है करता रहता है। पिछले दिनों ने बताया कि वो संजय जोशी से मिलने गए कि पार्क में किस तरह बैठे हुए थे, और संजय जोशी किसी भी कार्यकर्ता की शिकायत पे उस राज्य के डीजीपी को, प्रमुख सचिव को फोन कर दिया करते थे, काम हो जाता था। बड़े विनम्र भाव से सबसे मिलते हैं। तो क्या मतलब संजय जोशी अभी से एक्टिव हो गए हैं क्या? क्या फीडबैक है आपके पास?
देखिए वो आदमी इतना विनम्र है, मेरी तो एक ही बार बात हुई है, वो भी फोन पे उनसे बात हुई है, ठीक है, और उस आदमी ने 2 मिनट के बातचीत में 4 बार मेरे को सर बोला। मैं शर्मिंदा हो गया कि मेरे से बड़े उम्र में व्यक्ति जो है, मैंने उनको बोला कि आप कृपया मुझे सर ना बोले, मैंने उनको बोला कि आप उम्र में बड़े, मैं आपको सर बोलता हूं, परंतु कहने का अर्थ है, मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि वो बहुत ही विनम्र आदमी है और एकमेव आदमी है भारतीय जनता पार्टी के अंदर में जिसके अंदर ये क्षमता है कि वो जमीनी स्तर के एक एक जुड़े हुए जो अहम कार्यकर्ता है उनके तक 24 घंटे में पहुंच जाए, और वो एक बड़ा मास जो है एक आंदोलन खड़ा करने की शक्ति रखता है वो व्यक्ति, क्योंकि वो संगठन से आया हुआ व्यक्ति है। उसने देखा है कि संगठन को किस तरीके से जो है खड़ा किया जाता है, मजबूत किया जाता है। तो संजय जोशी इसमें किसी भी तरह, ये निर्विवाद है कि संजय जोशी के अंदर में जो है काबिलियत जो है, आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के अंदर में जितने भी लीडर हैं इन सब में अगर सर्वोपरि है, सर्वोत्तम है, सबसे ज्यादा टैलेंटेड है तो वो संजय जोशी है। परंतु प्रॉब्लम ये है कि अभी संजय जोशी को नहीं बनने देना, ये ऊपर से व्यू आ गए हैं नरेंद्र मोदी अमित शाह जी के संघ के पास में। तो अब संघ क्या करे, टकराव के लिए जाए कि संघ देवेंद्र फडणवीस का एक मध्यम मार्ग निकाले या गडकरी साहब का एक मध्यम मार्ग निकाले, इसके ऊपर में थोड़ा पेशो पेश है। परंतु यदि इस बात को मान लीजिए कि यदि संघ कह देता है कि नहीं संजय जोशी ही रहेंगे, तो फिर आप मतलब मुझे लगता नहीं है कि वो हो सकता है सितंबर तक इस बात को टाले। सितंबर के बाद संजय जोशी का आना जो है वो तय है। हो सकता है कि जनवरी के ही महीने में आपको संजय जोशी भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी में आते हुए नजर आए। ये एक और न्यूज मैं आपको दे दे रहा हूं, यदि उनको भाजपा अध्यक्ष नहीं भी दिया बनाया गया, पर तो भी संजय जोशी की एंट्री जो है वो कार्यकारिणी में होगी। बस देखना यह है कि उनको किस फॉर्म में किस तरीके से लाया जाता है, और यदि जनवरी में किसी भी तरीके से उनकी एंट्री को रोका गया तो मार्क माय वर्ड्स, सितंबर में एक बहुत बड़ा द्वंद्व होना तैयार है। ये संगठन के अंदर द्वंद्व होगा जहां भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच में द्वंद्व होगा, और उसके बाद में संजय जोशी आपको अहम भूमिका में भारतीय जनता पार्टी के अंदर नजर अवश्य आएंगे। जी संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव भाई, आपने इतनी विस्फोटक आज बातें करी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। ये तो राजीव रंजन जी, और पूरी बात सुनी आपने। क्या होने वाला है 2025 में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। जो जो चीज सामने आती रहेगी मैं आपको बताता रहूंगा। 4PM एक ऐसा मंच है जहां बेखौफ लोग होके बेखौफ तरीके से अपनी बात कहते हैं। देखते रहिए, प्यार बनाए रखिए। शुक्रिया, थैंक यू।